बच्चों हमने कल चालू किया था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, आपका जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। सो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हम मीडिवल एज के बारे में पढ़ेंगे। इस बार ये जो स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री है, स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री में सारा आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। इस बार ये आप मीडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे सारे। मीडिवल हिस्ट्री जो एंशियंट और मॉडर्न के बीच में है, मॉडर्न अभी चल रहा है और मीडिवल आप पढ़ेंगे, ठीक है। एंशियंट पढ़ चुके। सो मीडिवल हिस्ट्री का ये चैप्टर जो है पूरा इंट्रोडक्शन है कि भाई है क्या मीडिवल हिस्ट्री, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने दो मैप का कंपैरिजन देखा था कि जो पुराने कार्टोग्राफर्स थे, अल इदरीसी और दूसरे एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने किस तरह से मैप दिखाए थे इंडिया के, ठीक है। सो मतलब हमने इस चीज से क्या देखा? हमने देखा कि जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा उस टाइम की इंफॉर्मेशन को लेके। मतलब हर टाइम की इंफॉर्मेशन कुछ कहती है, हर टाइम की इंफॉर्मेशन का कोई लैंग्वेज होता है, ठीक है। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, पेज नंबर 3 है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टॉपिक है दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हम क्या पढ़ेंगे? देखो पहले तो टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज वर्ड का मतलब होता है कोई भी टर्म, कोई भी शब्द, ठीक है। सो पुरानी टर्मिनोलॉजीज और नई टर्मिनोलॉजीज क्या है? देखो यहाँ पे जैसे कि अच्छा, इसी चैप्टर के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो नए और पुराने टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या होता है कि कोई मीनिंग, ठीक है। सो मतलब पहले जमाने में अगर कोई शब्द यूज हुआ करता था, उसकी जो मीनिंग होती थी, तो जरूरी नहीं है आज उस शब्द की वही मीनिंग हो, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में हिंदुस्तान शब्द का मीनिंग दिया हुआ है। हिंदुस्तान, ठीक है। ये जो हिंदुस्तान शब्द है, इसको समझाया, इससे आपको समझाया गया है कि नई और पुरानी टर्म्स क्या होते हैं। जैसे हिंदुस्तान है, सो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? टुडे, आज हिंदुस्तान क्या है? इंडिया है। आप कहोगे मैम कि हिंदुस्तान तो इंडिया है। पर अगर यही चीज 13th सेंचुरी में, ठीक है, यही चीज 13th सेंचुरी में मिन्हाज ई सिराज कौन थे? मिन्हाज ई सिराज एक हिस्टोरियन थे जो पर्शिया में लिखते थे, ठीक है। एक हिस्टोरियन थे जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे। सो उस टाइम उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे डिफाइन किया था? उस टाइम 13th सेंचुरी में, 13वीं सदी में मिन्हाज ई सिराज ने हिंदुस्तान को कैसे डिफाइन किया था? मिन्हाज ई सिराज ने, जो कि हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान का मतलब क्या है? उनके हिसाब से हिंदुस्तान का मीनिंग क्या है? हिंदुस्तान मीन, उनके लिए 13th सेंचुरी में मिन्हाज ई सिराज ने हिंदुस्तान को क्या दिखाया था कि हिंदुस्तान मीन्स द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान मीन्स द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, ठीक है। सो हिंदुस्तान का मतलब मिन्हाज ई सिराज ने, जो कि 13th सेंचुरी के एक क्रॉनिकलर मतलब हिस्टोरियन ही हुआ, क्रॉनिकलर थे या जो भी बोल लो, हिस्टोरियन थे। इन्होंने हिंदुस्तान का मतलब क्या बोला था उस टाइम? इन्होंने बोला था हिंदुस्तान मतलब 13th सेंचुरी में इन्होंने बोला था हिंदुस्तान का मतलब पंजाब की एरिया, हरियाणा की एरिया और गंगा और यमुना की एरिया। पंजाब प्लस हरियाणा प्लस गंगा प्लस यमुना, इन सारी एरियाज को हिंदुस्तान कहा जाता है। किसके हिसाब से, किसने बोला था ऐसा मिन्हाज ई सिराज ने 13th सेंचुरी में बोला था कि भाई हिंदुस्तान का मतलब ये है, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद, ठीक है,
सो थोड़े टाइम बाद अच्छा उसने ये भी बोला था कि भाई ये सारी चीजें मतलब दिल्ली सल्तनत में आती थी, ये सारी चीजें कहाँ आती थी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सो उसके लिए हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। मिन्हाज-ई-शिराज के लिए जो हिंदुस्तान था वो दिल्ली सल्तनत तक ही था, ठीक है। मतलब बस जितना दिल्ली है उतना हिंदुस्तान है मिन्हाज-ई-शिराज के हिसाब से। फिर इसके बाद 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर, ठीक है। बाबर कौन थे, वो अकबर के दादा थे, ठीक है। सो अर्ली 16th सेंचुरी में ये मिन्हाज ने बोला, मिन्हाज ने ये कब बोला, 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान के बारे में मिन्हाज बोला कि भाई हिंदुस्तान तो दिल्ली सल्तनत है, मतलब पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, ठीक है, ये सब हिंदुस्तान है, ठीक है। पर फिर बाबर आया, बाबर आया 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। सो बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में क्या बोला, बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में बोला कि और कब बोला, 16th सेंचुरी में बाबर ने बोला कि भाई जो हिंदुस्तान है मतलब जियोग्राफी, फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका बाबर ने क्या बोला कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है, हिंदुस्तान मीन्स ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिंदुस्तान मीन्स ज्योग्राफी, फोना एंड द कल्चर, ज्योग्राफी, फोना एंड द कल्चर, ठीक है, means geography, fauna and the culture of the inhabitants of subcontinent, of the inhabitants of the subcontinent। अच्छा, हिंदुस्तान का मतलब बाबर के हिसाब से क्या था, उसका मतलब था कि हिंदुस्तान का मतलब जियोग्राफी, ठीक है भाई, जियोग्राफी मतलब सरहदें, बॉर्डर्स, हाईवेज, ये सब, ठीक है। जियोग्राफी, फोना, फोना मतलब एनिमल्स, ठीक है, फोना मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, एंड द कल्चर, ठीक है, जो कल्चर है हमारा, ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं उनकी वहाँ की ज्योग्राफी, फोना और कल्चर, ठीक, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का कल्चर, फोना और ज्योग्राफी, फोना मतलब एनिमल्स होता है, कल्चर, तो एक जगह के फोना, एनिमल्स, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में जानना हिंदुस्तान है, ठीक है। सो उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे डिस्क्राइब किया, ठीक है। फिर आगे भी आप देखोगे, आगे वाले चैप्टर्स में अमीर खुसरो अभी एक पोएट था किसी दरबार में, उसने भी कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान का। तो आपने क्या देखा, मैं अभी आपको क्या समझा रही हूँ, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज हुई। तो यहाँ हम मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री मैंने आपको हिंदुस्तान का शब्द का एग्जाम्पल दिया। हिंदुस्तान शब्द मिन्हाज-ई-शिराज ने 13th सेंचुरी में उसका मतलब बताया कि पंजाब, हरियाणा, लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, वो सब है हिंदुस्तान, ठीक है। फिर बाबर आया, 13th सेंचुरी पूरा, अब बाबर आया 16th सेंचुरी में, जो कि है अकबर का दादा। उसने क्या बोला कि हिंदुस्तान का मतलब है ज्योग्राफी, फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले, पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उस जगह पे रहने वाले, मतलब इंडिया में रहने वाले लोगों का कल्चर, ज्योग्राफी और एनिमल्स को ही फोना कहा, एनिमल्स को ही हिंदुस्तान कहा जाता है। सो यहाँ आपने देखा कि एक न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजिस्ट मतलब शब्द, तो नए और पुराने शब्दों का अर्थ कितना बदल जाता है, मीनिंग कितना बदल जाता है। कहाँ इसने हिंदुस्तान का मतलब क्या बताया, कहाँ उसने हिंदुस्तान का मतलब क्या बताया। सो कितनी चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। सो ये था हिंदुस्तान के लिए। अब हम करेंगे, मैं आपको एक और एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी का ही, मैं कुछ घर से नहीं करा रही हूँ आपको, जो है वो एनसीईआरटी का ही है। सो अब एक और एग्जाम्पल करा रही हूँ। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल किसका कराया कि भाई न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हिंदुस्तान का क्या था मतलब।
अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि नई और पुरानी भाषा में एक और शब्द उसका मतलब क्या है। ठीक है, सो अभी हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था सारा। मतलब हम पुराने जमाने में कुछ भाषाएं थी, कुछ जो शब्द थे आज के जमाने में उनका मतलब अलग हो गया है। ठीक है, मतलब जो शब्द पहले यूज किए जाते थे उनके शब्द के मतलब पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। सो हिंदुस्तान को आज इंडिया कहा जाता है, दिल्ली मिन्हास की सूरज के टाइम दिल्ली कहा जाता था, और भाबर के टाइम कल्चर कहा जाता था हिंदुस्तान का मतलब। ठीक है, सो अभी हम इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है, Who used the term Hindustan for the first time and when? Who used the term Hindustan for the first time and when? सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का मतलब किसने यूज किया था और कब? So आंसर है मिन्हास ई सिरस। मिन्हास ई सिरस। और इन कब यूज किया था? इन 13th सेंचुरी। ठीक है, 13th सेंचुरी में मिन्हास ई सिरस ने हिंदुस्तान का मतलब जाना था। ठीक है, इसके बाद हम उसके बारे में भी लिखेंगे। कौन थे दूसरे हमारे थे बाबर। ठीक है, बाबर ने हिंदुस्तान का मतलब क्या बताया था? ठीक है, What does Hindustan mean according to Minhas E. Siraj in 13th century? 13th century में मीनास ई सिराज के हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? सो आंसर, he meant Siraj meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and the Yamuna, and the lands between the Ganga and the Yamuna. ठीक है, सो सिराज का मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में सारे लैंड्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ब्रैकेट में दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसने दिल्ली सल्तनत के लिए ये शब्द यूज किया था। ठीक है, इन शॉर्ट दिल्ली सल्तनत के लिए शब्द यूज किया था। ठीक है, और इसके बाद भाबर। ठीक है, सो थर्ड, व्हाट डज हिंदुस्तान मीन according to Babur in 16th century, in the 16th century, 16वीं सदी में बाबर के हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? सो आंसर, बाबर used Hindustan, Babur used Hindustan to describe Babur used Hindustan to describe the geography
ज्योग्राफी मतलब बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, ये सब। ज्योग्राफी द फोना, फोना का मतलब एनिमल्स, ठीक है, फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent, ठीक है। मतलब बाबर ने हिंदुस्तान को ज्योग्राफी, फोना और कल्चर दिखाने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द यूज किया था, ठीक है। सो अब अमीर खुसरो ने, फिर आप आगे देखोगे अमीर खुसरो है, उसने हिंद वर्ड किसी और चीज के लिए यूज किया था, ठीक है। सो आज हम हिंदुस्तान को किसके लिए यूज करते हैं? इंडिया, मतलब सब कुछ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज के लिए। पर इसमें देखो इसने खाली कुछ जगह के लिए यूज किया, इसने फिर ज्योग्राफी, फौना और कल्चर के लिए यूज किया। फिर अमीर खुसरो था, उसने अलग ही चीज के लिए यूज किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान जो टर्मिनोलॉजी है अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग दिखाती है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको कि जो ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज का एग्जांपल है जो ज्यादा इजी है आपके लिए समझने के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में सेकंड एग्जांपल दिया गया है। बच्चों अभी मैंने आपको बोला दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है फॉरेनर वर्ड, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें क्या फॉरेनर, सो देखो फॉरेनर का अगर मैं हिंदी मीनिंग बोलूं, ठीक है, फॉरेनर की भी जो टर्मिनोलॉजी है, फॉरेनर शब्द की जो टर्मिनोलॉजी है वो अभी बदली है, ठीक है। पुराने टाइम और इस नए टाइम में बहुत ये टर्मिनोलॉजी बदली है, ठीक है। सो फॉरेनर शब्द कैसे बदला है? सो देखो फॉरेनर का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है? परदेसी, ठीक है, परदेसी। सो पहले फॉरेनर का मतलब क्या होता था? जब बहुत साल पहले जब लोग फॉरेनर कहते थे, अच्छा आज फॉरेनर क्या होता है? सो आज कौन फॉरेनर होता है? जो कि दूसरे देश का रहने वाला है, ठीक है भाई। जैसे हम इंडिया के हैं, तो बाहर से कोई आया, जैसे फ्रांस, अमेरिका या चाइना, कहीं से भी आया, तो हम कहेंगे फॉरेनर आया, ठीक है भाई, फॉरेनर आया हुआ है इसके यहाँ। पर पहले, ठीक है, जब मीडिएवल एज में, ठीक है, जब मतलब 13th 14th ऐसी सेंचुरीज में, मीडिएवल एज में फॉरेनर का मतलब क्या होता था? मतलब आजकल फॉरेनर का मतलब है कि जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर। पर मीडिएवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब होता था कोई भी स्ट्रेंजर, अजनबी, ठीक है, स्ट्रेंजर जो मतलब जैसे कि उस गांव का ना हो। जैसे गांव होता था, जो उस गांव में नया आया हो वो परदेसी बोलते थे कि फॉरेनर है, ठीक है। सो मतलब उस गांव का नहीं हो या वहां उस गांव की सभ्यता का ना हो तो उसे फॉरेनर कह दिया जाता था। सो परदेसी नहीं, परदेसी, अजनबी नहीं, अजनबी वर्ड यूज करते थे। सो फॉरेनर पर जैसे देखो, अगर मैं आपको एक और बताऊं, जैसे आपकी दादी, इवन अभी भी आपकी बहुत जो दादी की ऐसे बहुत ओल्ड अगर कोई दादी हो या बहुत परदादी हो, ठीक है। सो अगर आप है ना, जैसे आप यहाँ आप पाटन में रह रहे हैं, ठीक है, सो आप पाटन से समझो आप गुजरात से राजस्थान पढ़ने गए, ठीक है, मतलब गुजरात से आप राजस्थान पढ़ने गए हो, किसी अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पढ़ने गए हो, ठीक है। सो आपकी दादी किसी को बताएगी ना, तो कहेगी कि मेरा पोता तो परदेश गया है, परदेश कि दूर गया है, बहुत दूर पढ़ने के, परदेश। मतलब वो पुराने लोगों के लिए खाली दूर जगह, जो दूर जगह वो परदेश हो जाता है, वो फॉरेन हो जाता है, ठीक है। बट फॉरेनर, हम आज फॉरेनर मतलब होता है जो इंडिया नहीं है, जो इंडियन नहीं है, दैट इज फॉरेनर। पर पहले फॉरेनर का मतलब होता था कि जो उस गांव का, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का, उस पर्टिकुलर कल्चर का नहीं है, वो फॉरेनर, ठीक है। सो देखो टर्म्स कैसे बदलते हैं, मतलब जैसे हिस्ट्री बदली,
और जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे टर्मिनोलॉजीज बदली हैं, और इसीलिए कहा गया है कि हिस्टोरियंस को जब वो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं जिनका काम हिस्ट्री लिखना है, जब भी वो हिस्ट्री लिखते हैं उनको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है इस टाइम मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है वो, क्योंकि उसमें शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं, ठीक है। अगर आज कोई हिस्ट्री लिख रहा है वो फॉरेनर यूज करेगा, उसका मतलब होगा वो इंडियन नहीं, भाई जो इंडिया का नहीं वो, ठीक है। पर तब जिसने हिस्ट्री लिखी होगी उसका मतलब, फॉरेनर का मतलब क्या होगा, जो उसके गांव का नहीं वो, ठीक है। सो आप देखो इतनी मीनिंग बदल गई है। सो हिस्टोरियंस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज का भी जब वो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड थोड़े से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखिए, हु वॉज कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, तो आपको दोनों तरह से काम आएगा, ठीक है। आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 1 है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1 है, ठीक है। Who was considered a foreigner in the past? Who was considered a foreigner? किसे फॉरेनर कहा गया है? Who was considered a foreigner in the past? पिछले जमाने में फॉरेनर किसे कहा गया है? So answer, the term foreigner is used. फॉरेनर टर्म कहाँ यूज होता है? इन द सेंस ऑफ अ पर्सन in the sense of a person who is not an Indian, who is not an Indian, ठीक है। मतलब जो टर्म फॉरेनर है पिछले टाइम में तब यूज होता था जो इंडिया का ना हो। द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस, ये आजकल ऐसे यूज होता है, ठीक है। आजकल ऐसे यूज होता है, ये टुडे है, ठीक है। पहले कैसे यूज होता था? In the medieval period, ये आज यूज होता है, ठीक है। इन द medieval period में it was applied to any stranger. It was applied to any stranger, मतलब कोई भी अजनबी, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, वो परदेसी, ऐसे बोलते थे फॉरेनर। इट वॉज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड in the village someone who was not a part of that society or culture, who was not a part of that society, part of that society or culture, ठीक है। सो तो किसके लिए यूज किया जाता था? इन द मिडिवल पीरियड, मतलब जब वो 1000 सेंचुरी 1500 सेंचुरी ऐसी सेंचुरीज चलती थी उस टाइम इट वॉज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी के लिए, हु अपीयर्ड इन द विलेज, जो गांव में आता था, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो वहां का नहीं होता था उसके लिए स्ट्रेंजर या फॉरेनर यूज करते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, व्हाट वर सम ऑफ, ठीक है, एक सेकंड पीछे देखने दीजिए मुझे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देख रही हूँ।
हाँ, 6th क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6 है। In what ways has the meaning of term Hindustan changed over the centuries? In what ways, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 6। In what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? ठीक है, सो क्या लिखेंगे आंसर? द टर्म हिंदुस्तान किसने पहले यूज किया था? वॉज used for the first time by Minhas e Siraj. Minhas e Siraj. A 13th century Persian chronicle. In 13th century. In 13th century, ठीक है, 13th century में उसने यूज किया था। He meant the areas of Punjab Haryana and the lands between the Ganga and the Yamuna. ठीक है, सो दिल्ली सल्तनत बोल सकते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आया? फिर बाबर, लेटर in the 16th century Babur used Babur meant the geography the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. ठीक है, सो टर्म हिंदुस्तान इस तरह से चेंज हुआ। पहले उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। सो द टर्म मतलब आज जो हिंदुस्तान का टर्म है वो किसी ने नहीं यूज किया और बाकी ये सारे इन्होंने यूज किए। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी का पेज 4 है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। टॉपिक का नाम है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस। पहले तो सोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? सोर्स वर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या डेटा, मतलब जानकारी।
जो कि हिस्टोरियंस ढूंढते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस जो इंफॉर्मेशन डेटा ढूंढते हैं अपने सोर्सेस के द्वारा ढूंढते हैं। सो क्या क्या सोर्सेस होते हैं? सो सोर्सेस हो सकते हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, and textual records for information and textual records, ठीक है। सो सोर्सेज ये होते हैं। सोर्सेज मतलब कॉइन्स, पुराने जमाने के कॉइन्स मिलते हैं तो हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि कौन सा साल रहा होगा या क्या उस टाइम करेंसी चलती होगी। इंस्क्रिप्शंस मतलब चित्रा हुआ, ठीक है। वो चित्रे हुए नहीं होते हैं सारे महलों पे और दीवारों पे, नहीं, चित्रकारी की होती है, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। राजा की भाई बड़ाई लिखी हुई होती है कि उसकी बर्थ डेट लिखी होती है, उसके बच्चे लिखे होते हैं, कि वो सब मतलब ऐसे चित्रा हुआ होता है। फिर आर्किटेक्चर भी यही भाई महल, मीनारे, गुम्बज, मतलब ये नहीं ऐसे सब बिल्डिंग्स अलग अलग शेप की, मकबरे, ठीक है। वो मतलब पता, ये सब स्टडी करके हिस्टोरियंस पता लगाते हैं उस टाइम कैसे लोग रहते होंगे, कैसे क्या शेप रहती होगी सब चीजों की, वैसा। फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब लिखित चीजें भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं भाई। उस टाइम के हिस्टोरियंस जो तब रहे होंगे तो वो भी कुछ लिख के छोड़ के गए होंगे। उस टाइम लिख के वो लोग मंदिरों में ऐसे स्टोर करके जाते थे, ठीक है। अच्छा, उसको कहा मैन्युस्क्रिप्ट्स, वर्ड सुना होगा आपने, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब आपने 6th में पढ़ा था। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत पुराना किताब या डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया है, ठीक है। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड, बहुत पुराने, रिटन बाय हैंड, हाथों द्वारा लिखे गए, ठीक है। सो उसका मतलब मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। सो मैन्युस्क्रिप्ट और आर्चीव्स, ठीक है। आर्चीव्स क्या होते हैं? आर्चीव्स मतलब वो जगह, ठीक है। आर्चीव्स का मतलब होता है प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड, प्लेस वेयर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। आजकल ये मतलब पुरानी सारी चीजें, वो सारी चीजें आर्चीव्स में। आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हर किसी के पास एक पर्सनल आर्चीव है, मतलब उसके पास जो भी पुराने रिकॉर्ड्स, जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन है। आर्चीव मतलब एक तरह की पुरानी चीजें स्टोर करने की एक लाइब्रेरी समझ लो आप, ठीक है। सो इस तरह से हिस्टोरियंस क्या रीड करते हैं? हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये पुराने सोर्सेज, अपने जो सोर्सेज हैं वो सब स्टडी करते हैं, फिर उस टाइम को कंपेयर करते हैं, इस टाइम को कंपेयर करते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपकी एनसीईआरटी से, पेज नंबर 4। हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग टाइप के सोर्सेज यूज करते हैं। वो पास्ट के बारे में पता करने के लिए सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई कौन सा टाइम रहा होगा, क्या रहा होगा, ठीक है। पिछले साल आपने स्टैंडर्ड 6 में आपने गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस साल 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे अगले 1000 सालों के बारे में, मतलब आप 700 से 1750 साल में क्या क्या हुआ था इस बुक में आप वो पढ़ोगे, ठीक है। इस स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक इस बार 700 से 1750 के बीच में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, आप इस किताब में स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री में वो पढ़ोगे, ठीक है। सो आप देखोगे कि आपने जो स्टैंडर्ड 6 में सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, अब कुछ कुछ सब वैसा ही आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी भी आप देखोगे स्टैंडर्ड 7 में भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इन सब की बातें हैं। पर ये सारे जो मतलब रिकॉर्ड्स हैं वो टाइम के साथ बदले हैं, ठीक है, टाइम के साथ बदले हैं। और मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, तो हम पुरानी इंफॉर्मेशन को भूल के नई इंफॉर्मेशन अपनाने लग जाते हैं, ठीक है, वैसा होता है। सो और आप आगे देखोगे पहले लोग हाथों पत्तों पे और पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे लिख के जाते थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, जो पेपर है, पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, पेपर सस्ता हुआ, फिर लोग पेपरों पे लिखने लगे।
ठीक है। सो लोग मतलब उस पे धर्म पुराण की चीजें लिखने लगे पेपर पे। लोग क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, मतलब रूलर्स की पूरी हिस्ट्री लिखने लगे, भाई उनके बाप कौन, दादा कौन, बच्चा कौन, वैसा सब। फिर लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंस, फिर उन पेजेस पे संतों की जो ज्ञान जो वाणियां हैं वो लिख के जाते थे। पिटिशंस, मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो वो लिख के, भाई पिटिशन मतलब किसी ने कहते हैं ना, पिटिशन करना मतलब आवाज उठाना, ठीक है, जिन लोगों ने आवाज वगैरह उठाई। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, मतलब भाई जजमेंट क्या देते थे उस टाइम वैसा। सो अकाउंट्स, टैक्सेस, ये सब मिलता है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब ये सब हाथ से लिखी हुई चीजें उस टाइम कौन इकट्ठी करते थे? जो अमीर लोग थे वो, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सारे लोग ये इकट्ठा करते थे और फिर उनको लाइब्रेरीज या आर्चीव्स में रखते थे। आर्चीव का मतलब मैंने अभी समझाया। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलती है, मतलब ये सारे लोग रख के गए, हमारे हिस्टोरियंस ने ढूंढा और पढ़ते हैं, पर ये बहुत डिफिकल्ट है यूज करने में। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। मतलब सब कुछ किससे कॉपी किया जाता था? हाथ से, ठीक है। सो अगर आज मैं आपको बोलूं एक आपके दोस्त की बुक लो और कॉपी करो, सो आपको पता लग जाएगा कि किसी दोस्त की बुक में से कॉपी करना भी आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई तो फ्रेंड की हैंडराइटिंग कई बार आपको समझ नहीं आएगी और कुछ लिखा होगा और थोड़ी सी भी चेंज होगा, आप किसी शब्द का कोई शब्द लिख दोगे, ठीक है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ भी ऐसा ही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिख के गए हैं, पता नहीं कौन लिख के गया है, कौन सी राइटिंग में लिख के गया है। सो हिस्टोरियन जब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर वो पढ़ के वो दूसरी नया चीज बनाते हैं, उससे नई नई कॉपीज बनाते हैं। सो कोई शब्द का मतलब ना पता हो या कोई शब्द राइटिंग अच्छी ना हो तो किसी शब्द का कुछ शब्द बन जाता है। मतलब कुछ कुछ चेंजेस तो होते ही हैं, ठीक है। सो ये कॉपी करने में, मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करने में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे छोटी कॉपी मतलब भाई जैसे एक हिस्टोरियन था, उसने कुछ कॉपी किया, फिर उस हिस्टोरियन का आगे वाले हिस्टोरियन ने कॉपी किया, तो ऐसे इतने छोटे चेंजेस होके बड़े चेंजेस हो जाते थे, ठीक है। सो ये बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं हिस्टोरियंस, मतलब वो जो लिखित, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखित हैं, सो वो जो राइटिंग का फेर है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मतलब प्रॉब्लम ये इसलिए है, आज तक उन पुराने ऑथर्स की कॉपीज तो हमें मिली नहीं है। जो वो पुराने ऑथर्स थे उनकी तो कोई कॉपी हमें मिली नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल था, मतलब जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो तो पता नहीं कहाँ गायब ही हो गई है। सो हमको किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? हमको जो बाद में जो हिस्टोरियंस लिख के गए हैं उस इंफॉर्मेशन पे हमको सारा अपना उस हिसाब से हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है। सो हिस्टोरियंस को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स एक मतलब वो गैस करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि ये तो ये ऐसे समझना पड़ता है। सो 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर था एक, उसका नाम था जियाउद्दीन बरानी। सो उसने पहले 1350 एक जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, जियाउद्दीन बरानी, ये क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर मतलब इतिहास लिखने वाला ही। सो ये क्रॉनिकलर कब का था? ये 1356 का था, 14th सेंचुरी में था ये। सो उसने क्या किया, उसने एक चीज लिखी, ठीक है। उसने पहले एक क्रॉनिकल लिखा, एक इंफॉर्मेशन लिखी, उसने 1356 में लिखी, 1356 में लिखी, और वही चीज उसने 2 साल बाद फिर से लिखी, 2 years लेटर फिर से उसने वही चीज लिखी, एक क्रॉनिकल लिखा। इस क्रॉनिकलर ने एक क्रॉनिकल लिखा और 2 साल बाद वही क्रॉनिकल उसने फिर से लिखा, ठीक है। सो दो में डिफरेंट था, पर उसने तो वही सेम चीज फिर से लिखी, पर जो हिस्टोरियंस, जो आगे वाले हिस्टोरियंस है, जब वो मर गया और सब सारी चीजें निकाली गई तो किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि वो सेम चीज ही 2 बार ही लिख के गया, ठीक है। सो मतलब इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों। तो अभी मैंने आपको ये जो पैराग्राफ समझाया, आज हम यहाँ इस पैराग्राफ पे एंड करते हैं। पैराग्राफ है पेज नंबर 6 पे, हमने वो लास्ट पैराग्राफ पे एंड किया था, ठीक है।
पेज नंबर 6 पे क्रॉनिकलर वाला पैराग्राफ था। क्रॉनिकलर कौन होता है? क्रॉनिकलर मतलब जो क्रॉनिकल्स लिखता है। क्रॉनिकल मतलब क्या? मतलब कौन सी चीज कौन से टाइम पे हुई होगी। भाई जैसे किसी राजा की शादी 1600 में हुई होगी, फिर उसको बच्चा 1604 में आया होगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब वो क्रॉनिकल्स मतलब लाइन सर वो लिखता था, ठीक है, उसे क्रॉनिकलर कहते हैं, और जो ये लिखते हैं उसको क्रॉनिकल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट सोर्सेस डू हिस्टोरियंस यूज फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। जो अगर हिस्टोरियंस को अगर हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो क्या सोर्सेस, क्या इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो द आंसर इज द हिस्टोरियंस यूज द सोर्सेस लाइक कॉइन्स, inscriptions, architectures and textual records for the study of specific period, ठीक है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सब स्टडी करते हैं ताकि उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्चीव्स, ठीक है। What do you mean by archives? Archives से मतलब आपका क्या है? So archives were the places where manuscripts were collected. Archives वो जगह हैं जहाँ पे सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठी करके रखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हिस्टोरियंस जो हाथ से लिख के इंफॉर्मेशन रख के गए थे, वो सब आर्चीव्स में इकट्ठी की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का मतलब क्या है? सो स्क्राइब्स वर प्रोफेशनल्स। स्क्राइब्स कौन थे? वो प्रोफेशनल्स थे हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड्स, जो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे। हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी किया करते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? हु कॉपीड स्क्राइब्स कहते थे, ठीक है। फिर एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 है आपकी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन 9 चैप्टर 1 का। व्हाट वर द डिफिकल्ट्स हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसको यूज करने में हिस्टोरियंस को क्या क्या तकलीफें आई। सो द आंसर इज मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अर्ली डेज वर हैंड रिटन। जो पुराने जमाने में मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज होती थी वो हाथों से लिखी गई जाती थी। Different historians presented their version in their own way. अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग अपना जो उनका वर्जन मतलब जो उनकी सोच होती थी उसके हिसाब से वो उसको समझाते थे। As many of the words or sentences were not understood, क्योंकि वो कॉपी करते टाइम उनको आधे वर्ड्स और आधे सेंटेंसेस समझ ही नहीं आते थे, तो मतलब कुछ होता था और कुछ और बन जाता था। So later it was difficult to recognize which one was the original manuscript. और फिर लिखा जाता था, फिर स्टोर करके रखा जाता था, लिखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता, तो पता ही नहीं लगता था ओरिजिनल क्या पुराना कैसा मिक्स हो जाता था। फिर से देखो, मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अर्ली डेज वर हैंड रिटन। पहले लोग हाथों से लिख के जाते थे सारी इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस। Different historians presented their version in their own way as many of the words or sentences were not understood. अलग अलग historians अपना अलग अलग सोच दिखाते थे अपनी उस क्योंकि उनको आधे वर्ड्स आधे सेंटेंसेस समझ ही, पहले तो कॉपी करके लिखते थे क्योंकि उनको पहले कुछ नहीं समझ आता था, वो सोचते थे कॉपी करके लिखे तो कुछ समझ आए, ठीक है। Later it was difficult to recognize which one was the original manuscript. तो बाद में तो ये भी नहीं पता लगता था कि ओरिजिनल क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल कौन सी है वो भी नहीं पता लगता था। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9 था। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, पुरानी जो टर्म्स और आज के नए जो टर्म्स हैं वो, और उसके बाद हमने हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हिस्टोरियंस को बहुत ध्यान रखना चाहिए सोर्सेज को कॉपी करने के टाइम, और कॉपी करते उनको ये प्रॉब्लम भी देता है क्योंकि इंफॉर्मेशन का सारा मतलब भी बदल जाता है, ठीक है। जब वो कॉपी करके जब वो रखते हैं स्टोर करके तो इंफॉर्मेशन का सारा मतलब ही बदल जाता है। हिस्टोरियंस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज हमने पेज नंबर 6 तक पढ़ा, लास्ट में हमने
14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर जिसका नाम है जियादुन बरानी, उसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसने जो 2 बारी सेम किताब लिखी थी पर उसका मतलब ही बदल गया, लोगों को पता ही नहीं लगा वो सेम किताब ही है। सो इस तरह से हम आज पेज नंबर 6 पे एंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूरे टाइम कराए हैं सब अच्छे से लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा और पेज नंबर 6 तक सब अच्छे से रीड करिएगा। चलें, थैंक यू।